हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो आज हम आपके पास एच पी टेट नॉन मेडिकल का पेपर सबसे पहले यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। फिर मेडिकल का, आर्ट्स का, जेबीटी का सभी का पेपर स्टडी करेंगे और देखेंगे किस तरह के क्वेश्चंस आपके पास आए थे। क्या इजी पैटर्न था जो बच्चों को हमने पढ़ाया था, क्या उसमें से कुछ आया भी था कि नहीं आया था। ये बहुत सारी चीज़ें, बाकी आंसर की तो वेबसाइट के ऊपर भी डाल दी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो चलिए ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं करेंगे, हम बिल्कुल डिटेल में करेंगे। जैसे मैथमेटिक्स है, कैलकुलेशन भी साथ में करेंगे। जैसे फर्स्ट जो पोर्शन था आपके पास वो साइकोलॉजी का था, और मेरी मानो तो इससे आसान साइकोलॉजी नहीं आ सकती। जैसे अगर आईक्यू आपके पास 140 से ज़्यादा है ना, तो आपको पता है एवरेज तो तकरीबन, क्योंकि एवरेज 90 से लेकर आपके पास 109 तक आता है ना। सुपीरियर भी 140 से कम होते हैं, सुपीरियर इन स्पेशल। लेकिन गिफ्टेड बच्चे जो होते हैं, गिफ्टेड यानी काफ़ी ज़्यादा आईक्यू, ठीक है। तो ए इसका करेक्ट आंसर था। अब स्टेटमेंट ही देखो, एजुकेशनल साइकोलॉजी द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच डील विद द टीचिंग एंड लर्निंग। ये तो बीएफ स्किनर की स्टेटमेंट थी। रिपीटेबल क्वेश्चन है आपके पास, है ना, इससे आसान क्वेश्चन नहीं आ सकता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेज ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। तो जीन प्याजे की स्टेजेस, जैसे सेंसर मोटर स्टेज है आपके पास, है ना। फिर आपके पास प्री ऑपरेशनल थी, कंक्रीट थी, फॉर्मल थी। तो आपको पता है जो पोस्ट वाली ऑपरेशनल स्टेज है वो नहीं होती है उसमें, ठीक है। तो बी आपके पास एकदम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो कितना आसान क्वेश्चन है। ह्यूमनिस्ट थ्योरी यानी ह्यूमनिस्ट साइकोलॉजिस्ट कौन है? अब्राहिम मॉस्लो। तो ह्यूमनिस्ट उन्हीं के रिगार्डिंग होगी। लर्निंग मैथमेटिक्स में हेल्प लर्निंग फिजिक्स। अगर आप मैथ्स पढ़ते हो तो आपको पता है फिजिक्स में हेल्प होती है, कैलकुलेशंस आती हैं। तो ये पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग आपके पास होगी। कौन सा आपके पास ट्रू है ह्यूमन डेवलपमेंट के रिगार्डिंग? तो सीधी सी बात है कि डेवलपमेंट कंबाइन होती है। आपने एक चीज नोट की होगी, हमने आपको कुछ स्पेशल क्वेश्चंस वगैरह करवाए थे, है ना, 100-150 क्वेश्चन। ये सारा उसी के बीच में से आ गया आपके पास। एबिलिटी टू ड्रॉ लॉजिकल कंक्लूजन फ्रॉम नोन स्टेटमेंट। तो आपके पास स्टेटमेंट पता है आपको, है ना, तो वो आपके पास डिडक्टिव रीजनिंग होती है, ठीक है। डिडक्टिव रीजनिंग का पार्ट आ जाता है। टेस्ट टू assess one capability to produce noble ideas और प्रोडक्ट। तो हमने कहा भी था कि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हमें इशू लग रहा है, लेकिन चलो आपकी तरफ से आए कि सर फिक्स बोलिए, ठीक है। तो 60% हमारे तरफ से इसमें क्रिएटिविटी ही करेक्ट आंसर। आप सभी तो नहीं ले सकते ना आप, तो क्रिएटिविटी टेस्ट के साथ ये क्वेश्चन आई थिंक रिपीटेबल भी है। आर्मी अल्फा टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस, ये ग्रुप वर्बल टेस्ट है। एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प, देखो ऑल ऑफ द अबव वाले ज्यादा आंसर थे, है ना, जिसमें ऑल ऑफ द अबव है। पनिशमेंट किस तरह का एग्जाम्पल है आपके पास? फिर बाहरीय अभिप्रेरणा यानी एक्सट्रिंसिस मोटिवेशन है, ठीक है। अब यहां पे आप बोलोगे कि सर नेगेटिव रिइंफोर्समेंट भी तो हो सकता है। बेशक हो सकता है ना। अब वो डिपेंड करेगा आपके पास कि एग्जामिनर किसको ज्यादा प्रेफरेंस देता है, क्योंकि आपको पता है साइकोलॉजी में हमेशा मोस्ट जो प्रोबेबल आंसर होता है उसको सिलेक्ट किया जाता है ना। देखो पनिशमेंट क्यों दी जाती है? बाहर से दी जाती है, एक फियर पैदा करती है ताकि आप गलती ना करो, है ना। तो ये एक्सटेंसिव मोटिवेशन का एक पार्ट हो सकता है। बाकी नेगेटिव रिइंफोर्समेंट तो है ही है। नेगेटिव रिइंफोर्समेंट आपको सुधारने के लिए नहीं दी जाती, आपने गलत चीज की उसका रिजल्ट होता है वो, है ना। और पनिशमेंट आपको बाहर से भी दी जा सकती। इन दोनों में थोड़ा सा अभी रहता है, ठीक है, लेकिन हम ए ऑप्शन के साथ जा रहे हैं। कौन सी स्टेज है जिसमें बच्चा कंट्रोल करता है अपने इमोशन को? जो चाइल्डहुड स्टेज आपके पास होती है। टेस्ट इज काइंड ऑफ पॉजिटिव इमोशन, क्यूरिसिटी, जिज्ञासा, है ना, एक इमोशन है आपके पास। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन यूज टू आइडेंटिफाई मेंटल रिटार्डेड चाइल्ड? ये भी सारे के साथ आप कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन कर लो, अचीवमेंट टेस्ट कर लो। स्ट्रक्चरलिज्म यानी इंट्रोसेप्शन मेथड, विलियम बुंट जो है उनके द्वारा आपके पास किया गया है। देखो इससे आसान साइकोलॉजी के क्वेश्चन कभी नहीं आए थे, है ना। तो लॉ ऑफ की बात कर रहा है। डिग्री ऑफ इफेक्टिवनेस, तो लॉ ऑफ इफेक्ट की बात होगी, सीधी सी बात है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरनल फैक्टर इन्फ्लुएंस ग्रोथ? इंटरनल यानी जो अंदर से आता है, तो वो इंटेलिजेंस होगी। इंटेलिजेंस हमारे अंदर से आती है, ठीक है। एक्सेप्शनल चिल्ड्रन डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल चिल्ड्रन विद रिस्पेक्ट, तो फिजिकल, सोशल, मेंटल,
हर एक तरफ से क्या होते हैं, वो अलग होते हैं। लर्निंग इज द मोडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस। तो जो गेट्स हैं उनके द्वारा ये स्टेटमेंट आपके पास कही गई है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आपके पास स्टैंड फॉर बिननेट। आपको पता है बिननेट इंटेलिजेंस से रिगार्डिंग थे, इंटेलिजेंस टेस्ट है ये। लर्निंग इज नॉट इन्फ्लुएंस बाई तो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ अ टीचर, है ना, टीचर की घर की स्थिति से इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है। बाकी डेवलपमेंट में सभी की सभी चीज़ें जो है वो एक्सटर्नल फैक्टर है और इफेक्ट डालती है। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग इज नॉट बेस्ड ऑन सिमिलरिटी ऑफ फैकल्टीज या फैसिलिटीज जो आपके पास होती हैं, है ना, ये इतना इफेक्ट नहीं डालती है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टेस्ट इज ऑल्सो कॉन्क्रीट, रिसेप्चुअल थिंकिंग होती है। टू लर्न अ फैक्ट विदाउट अंडरस्टैंडिंग, ये रिपीटेबल क्वेश्चन है देखा जाए तो, है ना। साइंटिफिक मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड होता है, रिपीटेबल क्वेश्चन है। टीचर शुड कंसीडर द इंडिविजुअल डिफरेंस वाइल, ये भी ऑल ऑफ द अबव है। ठीक है, इसमें समझाने वाला कुछ भी नहीं है, आसान क्वेश्चन है सारे, है ना। समझाने वाला होगा तो बता देंगे। बच्चा सबसे ज्यादा सिस्टमैटिक और लॉजिकल कब सोचना शुरू करता है, ये क्वेश्चन हमेशा ही कॉन्फ्लिक्ट डालता है। ठीक है, अगर मैं चलूं कि बच्चा सोचना शुरू कर रहा है तो वो कॉन्क्रीट से शुरू कर देता है, लेकिन आपको पता है कॉन्क्रीट लॉजिकल थिंकिंग होती है। लेकिन क्वेश्चन अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो बच्चा जो अधिक क्रमबद्ध, ज्यादा सिस्टमैटिक वे में आ जाता है ना, और प्रॉपर लॉजिक लगा के चीजों को सीखता है। तो आंसर फॉर्मल होना चाहिए, है ना। जितना हमने सर्च किया बुक्स में देखा, सभी में आपके पास कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज ही था। तो अभी हम इसके साथ जा रहे हैं, बाकी फाइनल आंसर की आएगी उसमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रक्चर मॉडल यानी 3D मॉडल की बात कर रहा है, जो जेपी गलफोर्ट है उनके द्वारा आपके पास दिया गया है। और आइजैक थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी बेस्ड ऑन, तो ट्रेड का टाइप अप्रोच भी बोलते हैं इनकी थी। ठीक है, अब एक चीज नोट करो, 30 में से कितने क्वेश्चन हमने आपको बताए, 28। दो क्वेश्चन में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है ना, बाकी तो सही है हमारे पास सारे जो हमने आपको बताए। अब कितने क्वेश्चन है जो पढ़ाए गए थे, सारे क्वेश्चन पढ़ाए गए थे, है ना, पढ़ाया तो सारा ही है ना, कॉन्फ्लिक्ट वाले भी पढ़ाए हैं। लेकिन मैंने कहा कि उसमें थोड़ा सा ये है कि किसको वो ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। क्योंकि ये क्यों आ गए सारे क्वेश्चन, क्योंकि बहुत आसान पेपर आपके पास आया था, इसलिए सारे पढ़ाए गए थे। अब एक और चीज नोट करो इसमें, अगर ये सारे क्वेश्चन पढ़े हैं तो ये जो 28 आपको बताए, चलो मान लो थोड़े बहुत आपके गलत भी हो जाते, फिर भी 25 नंबर तो कहीं नहीं जाने वाले हैं, है ना। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है जो आपको हमने पढ़ाया है, 25 नंबर आपके कहीं नहीं जाने वाले हैं, आराम से कवर हो जाएंगे। जीके थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट वाला था, क्योंकि वर्ल्ड जीके से ज्यादा क्वेश्चन थे आपके पास, है ना। जैसे लार्जेस्ट टेम्पल, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, कंबोडिया में है। ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, बियना, जो ऑस्ट्रिया की है आपके पास, वो किसकी है, डेन्यूब, है ना। देखो नील तो आपके पास नहीं हो सकती, क्योंकि नील मिस्र वाली आपके पास आती है ना। थोड़ा सा था ये। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो जो कर्क रेखा है आपको पता है 8 राज्यों को टच करती चलती है भारत के अंदर, है ना। सबसे बड़ा वेद, ऋग्वेद, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, जब वेद्स पढ़ते हो तो सबसे पहला क्वेश्चन। अब ये देखो जर्नल क्वेश्चंस हैं, नेवी डे 4 दिसंबर को आपके पास, कॉमन क्वेश्चन है ना बहुत ज्यादा, मैंने कहा था कि डेट से क्वेश्चन आते हैं। मार्स के पास कितनी सैटेलाइट है ना, पता है बहुत कम होती है। मांजुली, ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर बना हुआ आपके पास जो है वो एक द्वीप है ना, मांजुली द्वीप। गॉडेस दुर्गा, हाँ ये थोड़ा सा अलग था, क्योंकि इस तरह का जीके में नहीं पढ़ाया जाता है ना, हिंदू धर्म से रिगार्डिंग है। और जर्नल चीजें आपके पास, तो स्कंद माता का होता है आपके पास, वो 5 माह नवरात्रा है, और इतने ध्यान से कोई देता भी नहीं है इसको। हाँ, जिसने नवरात्र में व्रत वगैरह रखे होंगे उसको ज्यादा पता होगा। अंडमान निकोबार 10 डिग्री चैनल है जो इसको अलग करता है। हु कंडक्ट द इलेक्शन, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो वाइस प्रेसिडेंट के होते हैं। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट 25 जनवरी 1971, इससे आसान क्वेश्चन क्या आ सकते हैं, है ना। थर्ड चीफ मिनिस्टर शांता कुमार है आपके पास, है ना। व्हाट वाज द अदर नेम, शिमला, तो बेलवट योजना। ये भाई ये क्वेश्चन थोड़ी है, ये तो ऐसा है कि डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, डायरेक्ट वाले। हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड सोलन चैल में है। टुंडा, है ना, सेंचू टुंडा, मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, चंबा में प्रेजेंट है आपके पास। फिर अगर आप देखो कि नाको, नाको और सोरंग किन्नौर में होती है। हु इनॉग्रेट द शिमला कालका,
1903। तो 1903 में कौन थे आपके पास? नॉर्मल अंग्रेज का पता होना चाहिए, है ना, लॉर्ड कर्जन थे, तो उन्होंने आपके पास उस टाइम उन्होंने तो कर दिया था। हिम अ, हिम ऊर्जा, है ना, तो हिम ऊर्जा की बात की जाए तो बेसिकली ये रिन्यूएबल सोर्सेज की बात कर रहा है। इसमें दो ऑप्शन करेक्ट में भी हम कर सकते थे वैसे, रिन्यूएबल सोर्सेज, पावर सेक्टर, क्योंकि पावर से रिगार्डिंग भी है ना, लेकिन इसमें जो करेक्ट था ना वो नवीनकरण, यानी आप दोबारा से उसको बना सकते हो। ऑथर ऑफ हिमाचल पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, देवराज शर्मा जो है ये आपके पास थे उसमें, ठीक है। आईसीसी, ये तो कॉमन क्वेश्चन है भाई, न्यूज़ों में आजकल छाया हुआ है। हरमनप्रीत कौर आपके पास। फर्स्ट रेडियो स्टेशन, ये तो जर्नल सोच सकते हो ना आपकी शिमला में ही होगा, अगर फर्स्ट रेडियो स्टेशन आपके पास एस्टेब्लिश होगा तो। हु वॉन द नोबेल प्राइज, अब ट्रम्प तो पहले ही बाहर चला गया है ना, मारिया कोरिना चाडो, ठीक है, इनको आपके पास मिला। एंड 71वां जो नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड है वो आपके पास है, ट्वेल्थ फेल, काफ़ी अच्छी मूवी आई थी आपके पास। ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं मेंटल हेल्थ, ये आपके पास वो हैं दीपिका पादुकोण जो आपके पास है। नीति आयोग के हेड कौन है ना, सॉरी सीईओ, हेड तो आपको पता है पीएम होते हैं, सीईओ कौन है? बी वी आर सुब्रमण्यम, है ना। करेंसी ऑफ जर्मनी यूरो आपके पास है। विच कंट्री फेमस फॉर, ये थोड़ा सा अलग हो गया, ट्यूलिप जो फूल है आपके पास उनसे रिगार्डिंग, नीदरलैंड है आपके पास, ठीक है। थोड़ा सा बाहर वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछ लिए गए थे, देखो ये क्वेश्चन सभी को पता है सहारा डेजर्ट कहाँ है, लेकिन इतना थोड़ी पता है कि कितनों को वो टच कर रहे हैं, तकरीबन 11 को वो टच करता है, ठीक है। जिसने डिटेल में पढ़ा होगा उसको पता है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंटर वर्ल्ड वॉर 2, अब ये क्वेश्चन ना स्टैटिक जीके बेशक है, लेकिन इतना भी स्टैटिक थोड़ी है, ये तो डीप पढ़ने वालों के लिए है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन थे बीच में, बाकी तो आसान ही थे। वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ ओपेक, तो वियना में आपके पास प्रेजेंट है। देखो कौन कौन से बच्चों को हमने करवाया, देखो ओपेक तो हमने डिटेल में आपको पढ़ाया था, है ना। सहारा डेजर्ट वगैरह की डिटेल बताई थी, लेकिन ये कहाँ है ये नहीं पता होता, ठीक है। ये आपको करवाया था, करंट अफेयर है आपके पास 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये बाकी तो ऊपर सारे ही करवाए हुए हैं आपको, है ना, क्योंकि बेसिक जर्नल क्वेश्चन है ना, बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं थे आपके पास। ये जितने भी क्वेश्चन थे सारे आपको करवाए हुए हैं, है ना, ये सारे क्वेश्चन आपको करवाए हुए हैं, तो यानी एक दो क्वेश्चन को छोड़ के बाकी सभी करवाए हैं, ज़्यादा नहीं। अगर आप ज़्यादा भी नहीं मानते तो 30 में से चलो 20 आपने सही कर दिए, बीच में चलो कुछ गलत भी हो गए, 20 तो आपके कहीं नहीं जाने वाले हैं, है ना। तो ये आप आराम से इन क्वेश्चंस को क्या कर सकते थे वहां पे सॉल्व कर सकते थे। अब देखिए नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे फाइंड द 48 10, मैथमेटिक्स है आपके पास, और मैथ्स के क्वेश्चन ना देखने में टफ हैं, करने में टफ नहीं है आपके पास, है ना, देखने में टफ है। 10 45, अब इसमें एक पैटर्न देखो, ये क्वेश्चन मैंने बच्चों को करवाया है ना, इतना मुझे पता है। अगर आप 10 48 देखो और यहाँ पे और कौन है 42 है ना, 48 + 42 कितना हो जाएगा 09 90, सिमिलरली 67 23 कितना हो जाएगा 90, यानी 10 90 90 तो एग्जिस्ट कर रहा है, 10 90 नहीं बनाना होता, तो कैसे करते हैं आपके पास करवाया था ना, आपको पता है 10 90 - थीटा क्या होगा, कॉट ऑफ थीटा होगा, तो अगर 90 - 67 करता हूँ, है ना, तो कॉट में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा आपके पास वो, है। तो जैसे 48 को करता हूँ तो 42 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो क्या बनेगा कॉट ऑफ 42 डिग्री, और इसको कैसे लिख सकता हूँ 1/10 ऑफ 42 लिख सकता हूँ, और एक 42 तो और भी है मेरे पास साथ में 10 ऑफ 42, तो कट नहीं जाएगा। सिमिलरली 10 23 को अगर कन्वर्ट करता हूँ 1/67 में, तो वो कॉट में कन्वर्ट होगा और 10 में आ जाएगा फिर और कट जाएगा, तो कटेगी सभी वैल्यूज, तो साथ में आंसर सिंपल सा 1 आपके पास यहाँ पे आने वाला है, ठीक है। इससे आसान भाई क्वेश्चन नहीं हो सकता। देखो मैंने कहा था परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ लो, एनसीआर डाल दिया इन्होंने, एनसीआर का मतलब है आपके पास n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। 7 फैक्टोरियल ऊपर आ जाएगा, बाहर यहाँ पे 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 × 2 × 1, और अंदर n-1 का मतलब होगा 4 फैक्टोरियल, है ना। तो इसको 4 तक लेके जाओ, ऐसे ही करते थे ना हम, 7 6 5 4 तक, क्योंकि वैल्यू कट जाती है। सिमिलरली यहाँ पे ये कट जाएगा, 7 × 5 = 35,
क्वेश्चन देखने में टफ है, क्वेश्चन एक्चुअली टफ नहीं है ना। सम ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 95, यानी कोई दो नेचुरल नंबर है जिनका सम 95 है। वन ऑफ द नंबर एक्सीड द अदर इज 15। मान लेता हूं कि x की वैल्यू जो है वो दूसरे से 15 ज्यादा है, यानी y प्लस 15 हो जाएगा, यही मतलब है। तो अगर y प्लस 15 प्लस वाई करता हूं तो सिंपल क्वेश्चन है ना, 2 ऑफ y इज इक्वल टू 95 माइनस 15, यानी y इज इक्वल टू माइनस कीजिए 80/2। एक वैल्यू तो 40 आ गई, तो दूसरी वैल्यू 55 हो जाएगी, है ना। इतना आसान, वैसे देख के भी हो जाता है क्वेश्चन, सॉल्व करने की तो चलो ज़रूरत नहीं थी, चलो फिर भी हमने सॉल्व कर लिया आपके पास। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपके पास ना प्रोडक्ट रूल से दे दिया इन्होंने। कहाँ से दे दिया आपके पास, जो प्रोडक्ट रूल है वहाँ से दे दिया है, ठीक है। करेक्ट तो नहीं था ये, वैसे हमने प्रोडक्ट रूल करवाया था बच्चों को, लेकिन इतना डीप क्वेश्चन कौन करवाता है, नहीं करवाए गए थे, ठीक है। जैसे आप देखोगे इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू पावर एक्स, ब्रैकेट है आपके पास एफ ऑफ एक्स प्लस, अब यहाँ पे ना एफ रेज टू पावर 1 लिखा हुआ है ना। इसमें थोड़ा सा आप बोल सकते हो कि थोड़ा सा इशू हो सकता है, क्योंकि एफ इनवर्स है कि क्या है, ऐसे है ना, या डैश लगा हुआ है। डैश का मतलब होगा कि फर्स्ट टाइम आपके पास इसकी वैल्यू को आप चेंज कर रहे हो, है ना। ये थोड़ा सा इसमें था एक जो कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर सकता था, बाकी तो सिमिलर पैटर्न है। जैसे दो चीज़ें आपके पास ई रेस टू पावर एक्स, तो ये बेसिक प्रोडक्ट रूल के साथ आपके पास हो जाता है, ठीक है। तो इसको अभी हम कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, इसका आंसर बना था ई रेस टू पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी के साथ, ठीक है। करना चाहते तो कर सकते हो। तो आपके पास ये क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे मान लो जो u की वैल्यू है वो है आपके पास f ऑफ x, ठीक है, एंड dv की वैल्यू है e रेज टू पावर x ऑफ d ऑफ x। तो du की वैल्यू बनेगी आपके पास f ऑफ x d ऑफ x, v की वैल्यू है आपके पास e रेज टू पावर x, ठीक है। जब इंटीग्रेशन होगी u ऑफ dv की, ऐसे ही है ना ये, दिस विल बी इक्वल टू यू वी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v ऑफ d ऑफ u करके आएगा, ठीक है। तो फिर ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा आपके पास, क्लियर। तो सी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट तो आपके पास सिंपल सा क्वेश्चन था सी अपॉन डी करके, प्रोडक्ट पूछे थे ना, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, यानी -3/6, यहाँ से कट जाएगा -1y। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम है x माइनस ए इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू ए, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया था ए में, जैसे a³ माइनस ए इंटू एक्स स्क्वेयर, तो x की जगह a ही तो लिखना है आपको, ये तो कट गए आपस में, बचा सिर्फ 6 ऑफ ए माइनस ए, यानी 5 ऑफ ए। ये रिपीटेबल क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ये डिस्टेंस फॉर्मूला है आपके पास x2 माइनस x1, ठीक है, का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर अंडर दी। अब खुद देखो ना, x2 है माइनस ए, है ना, आगे तो प्लस का ए ही है, प्लस y2 है आपके पास ए, और आगे प्लस हो जाएगा। स्क्वेयर है तो कोई मैटर नहीं करता, प्लस माइनस है, कन्वर्ट करके वैल्यू सेम ही आपके पास आने वाली है, ठीक है। तो क्या बन जाएगा आपके पास यहाँ पे, ये तो सॉल्व करो थोड़ा सा आगे सॉल्व करके, ठीक है। तो ये बन गया आपके पास 2a का स्क्वायर प्लस 2a का स्क्वायर, यानी 4 ऑफ ए प्लस 4 ऑफ ए का स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से आपके पास आ जाएगा। थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, अंडर रूट तो ऊपर ही है ना, 8a का स्क्वायर है आपके पास है, तो ये तो इसको काट देगा, 8 का क्या बनेगा 2√2 ऑफ, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपके पास HCF पूछा गया है। HCF देखते हैं ना, देखो यहाँ पे 21 है, 1 है, 5 है, 243 तो हो नहीं सकता, सीधी सी बात है, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपके पास निकलेगा। यहाँ पे इनके फैक्टर बनाओ, इनमें कॉमन सिर्फ 1 नहीं आएगा, ठीक है। तो 1 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट मीन मोड मीडियन से रिगार्डिंग, मोड यानी मैक्सिमम रिपीटेबल टर्म कौन है, 3 3 3 है, और सेंटर में मीडियन भी 3 ही आया, तो 3 × 3 आपके पास 9,
उतना मैंने यहाँ पे समय लगाया ना क्वेश्चन को करने का, पेपर में भी उतना ही टाइम आपका लगना था। एपी का पूछा गया है, फर्स्ट टर्म आपके पास 10 है, डी आपके पास 7 - 10 यानी -3 है, और ए 30 बताना है तो ए प्लस 29 ऑफ डी होता है ना, ए प्लस n - 1 डी होता है आपके पास। तो क्या बनेगा, दिस विल बी इक्वल टू, ए की वैल्यू 10 है और माइनस आएगा क्योंकि मल्टीप्लाई करके ना, 29 इंटू -3 है तो मैंने पहले ही लिख दिया, ये बन जाएगा 87 - 10 इक्वल टू -77। भाई इससे कुछ आसान क्वेश्चन तो कौन ला सकता है। अगली एक्सपेंशन फॉर्म है भाई, 10th क्लास का क्वेश्चन डाला गया है, 3x का क्यूब माइनस 4y का क्यूब, ये बन गया आपके पास a क्यूब माइनस बी क्यूब, ऐसे ही लिखा हुआ है ना इन्होंने ये, है ना। और a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, a माइनस बी, ऐसे होता है आपके पास, और ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। बस ये हो गया अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन, ये बन गया सिंपल सा। इफ अ डाइस इज थ्रो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डबलेट्स, डबलेट यानी 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6, और है कोई पॉसिबिलिटीज यहाँ पे, जैसे 2 1 है, 3 1 है, बाकी तो टोटल, तो टोटल आपको पता है 36 आने वाले हैं, और सिर्फ यही है डबलेट जो आपके पास आते हैं, तो टोटल 6 आए आउट ऑफ 36, यानी 1/6 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यही क्वेश्चन सेम अगला है, डायग्राम दी गई है, एक्स और वाई की वैल्यू बतानी, खुद देखो 95 है, 45 है ना, 95 प्लस 45 कितना हो गया, 0, और 9 4 13 1 14, ठीक है, कितना हो गया, तो ये कितना होने वाला है आपके पास, सॉरी 40 है, ये 40 है तो 5 आएगा यहाँ पे, तो 13 आ गया, 135 हो गया, यानी ये वाला एंगल बन गया 45, कारण एंगल का 180 होता है ना, तो ये तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है ना, बराबर होते हैं आपस में, x इक्वल टू वाई, तो दोनों ही 45 45 हैं, है ना। अगला देखो कैसे, 10 इक्वेशन है, जरा यहाँ से 3 बाहर निकालो जरा, क्या बनेगा, 10y इंटू 3 कॉमन निकाल लिया, अंदर बच गया 2 ऑफ वाई प्लस 7, डिवाइड में है 5 ऑफ 2y प्लस 7, यहाँ से ये कट गया, यहाँ से ये कट गया, 3 2 6, तो 6 ऑफ y, है ना। The chalk contains calcium, carbon and oxygen in the ratio 10 3 12. What is the percentage of carbon? कार्बन 3 है ना, टोटल कितना है ये, 10 + 3 + 12 यानी 25 है, तो 25 में 3 तो कार्बन है, इंटू 100, यहाँ से चला गया, ये बन गया 4, यानी 12% है आपके पास ये, तो ऑप्शन कोई भी नहीं था, तो नन के ऊपर हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया, है ना, नन ऑफ द above is the correct answer। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपके पास, नेक्स्ट है आपके पास सम ऑफ मनी ट्रिपलेट, एक मनी आपके पास खुद को, ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार करवाए हैं बच्चों को, तो मनी ट्रिपल कर लेती है अपने आप को, ठीक है, 10 सालों में, तो देखो सिंपल इंटरेस्ट है ना, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, ये आपके पास आ गया, सॉल्व कीजिए ज़रा, क्या बनेगा यहाँ पे देखो, प्रिंसिपल है, सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, देखो पहले प्रिंसिपल था, ये प्रिंसिपल 3 टाइम हो गया, ये हो गया ना, ये फाइनल प्रिंसिपल है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, फाइनल माइनस इनिशियल यानी 2p, तो एक्चुअली देखो 100 रुपए है, 3 गुना का मतलब 300 हो गया, तो 200 रुपए बढ़ा ना वो, तो 3p सिंपल इंटरेस्ट थोड़ी है, 2p है, बस हो गया क्वेश्चन आपके पास, है ना, 2p यहाँ पे आ गया, 100 को ऊपर लेके जा सकता हूँ, ठीक है, रेट ही तो निकालना है, टाइम 10 साल है, और प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ने पी को काट दिया, जीरो ने जीरो को 20%, इससे आसान क्वेश्चन बन सकता है कभी, नहीं बन सकता। अ ग्लास ऑफ वाटर इन द शेप ऑफ फ्रस्टम, एक फ्रस्टम की फॉर्म में आपके पास, और फ्रस्टम आपको पता है जादूगर की टोपी होती है ऐसे, है ना, ऐसे पूरा कोन बनता है ना, कोन का फॉर्मूला आपको पता होगा क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता था, है ना। अब एक चीज नोट करो, यहाँ पे तो पहला हो नहीं सकता, 1/3 वाला एक ही ऑप्शन है, क्योंकि सिर्फ रेडियस चेंज होते हैं, क्योंकि यहाँ पे अलग रेडियस होगा, वो यहाँ पे अलग रेडियस होगा, सिर्फ रेडियस चेंज होते हैं, ठीक है, तो सी इसका करेक्ट आंसर था, फॉर्मूला याद भी नहीं होता तो भी कर लेते आप तो, है ना।
प्रोबेबिलिटी दी गई है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पी नॉट। पी नॉट का मतलब क्या होता है आपको पता है, पी ऑफ ई है ना प्लस पी ऑफ नॉट, वो ऑलवेज इक्वल टू 1 होता है। तो अगर 0.995 होने की प्रोबेबिलिटी है तो 1 में से माइनस कर दो, वो प्रोबेबिलिटी होगी ना होने की, यानी 99 यहाँ पे 10 हो गया, फिर 5 यहाँ पे 0 पॉइंट। भाई बहुत आसान क्वेश्चन आए थे, किसी में आप देख लेते। इस क्वेश्चन में बच्चों को इशू था कि सर ट्रांसवर्सल लाइन आपके पास पूछी गई है और इसका आंसर तो ये होने वाला ही नहीं है ना। ये क्वेश्चन आया था बच्चों की तरफ से, तो उनको मैं बता दूं, देखो ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर ले टू पैरेलल लाइन, ये पैरेलल लाइन आ गई और ये मैंने कोई ट्रांसवर्सल लाइन यहाँ पे आपके पास बना दी, ठीक है। सम ऑफ एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, पूछ रहा है कि सेम साइड वाला, बच्चों को क्वेश्चन था इंटीरियर के एक्सटीरियर। सेम साइड तो इंटीरियर ही होगी ना, चाहे इस साइड को ले लो चाहे आप इस साइड को ले लो, किसी भी साइड को ले लो। अब खुद देखिए, अगर मान लो ये एंगल आपके पास मान लेते हैं 60 डिग्री का है, तो ये 120 का होगा। अगर ये 120 का है तो ये 60 का होगा, ऊपर वाला 60 का है तो 120 का होगा। दोनों का सम मिलके 180 ही तो बनाएगा जो सेम साइड है ना। अपोजिट साइड भी सेम ही बना देंगे फिर तो पूछ रहा है सम ऑफ एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल की सेम साइड। ऊपर वाले भी देखते तो भी वो उतना ही होता, घूम फिर के कहीं से भी देख लो वो बराबर ही आने वाला है, ठीक है। तो हमारे अकॉर्डिंग 180 ही इसका करेक्ट आंसर होने वाला। बाकी ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स थी जिसमें m इज इक्वल टू एन होता है, बराबर होते हैं, m इज इक्वल टू एन के बराबर आपके पास रहता है। अब एक और क्वेश्चन था मल्टीप्लीकेटिव, और इन्होंने कॉम्प्लेक्स नंबर से डाल दिया था आयोटा की फॉर्म में, है ना। आपको पता है ऐसे आता है z इंटू 1/z इक्वल टू 1, ये होता है मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, है ना। तो इस फॉर्म में लिखना था आपको इसको, तो यहाँ पे ये इस तरीके से दिया गया तो क्या होता, 4 माइनस 3 आयोटा इंटू 1/4 - 3 आयोटा, ऐसे होता। अब देखो देखने में तो ऑप्शन कोई भी नहीं है तो हम नन के ऊपर कर देते, लेकिन अब इसको देखो ना, ये आयोटा की फॉर्म है, इसको पहले थोड़ा सा सॉल्व करना है, ठीक है। इसको कॉन्जुगेट कर दो, इसका इरेशनलाइज कर दो इसको, 1/4 - 3 आयोटा इंटू 4 - 3 आयोटा अपॉन 4, और साइन चेंज हो जाएगा, 4 + 3 आयोटा। नीचे तो बन गया a प्लस बी एंड a माइनस बी। a प्लस बी एंड a माइनस बी क्या होता है आपके पास, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो नीचे a स्क्वायर का मतलब है चौर का स्क्वायर, यानी 16, नीचे माइनस होगा, 3 का स्क्वायर तो 9 हो गया, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। कितनी होती है आपके पास, -1 होती है आपके पास। ऊपर तो सेम ही रहेगा 4 + 3 आयोटा, ठीक है। तो -1 यानी प्लस बन जाएगा, ये कैंसिल हो गया ना तो प्लस बन गया, यानी 4 + 3 आयोटा अपॉन आपके पास प्लस करके आ जाएगा 25। तो क्या बन गया, 4/25 प्लस 3 आयोटा बाई 25। तो बी इसका करेक्ट आंसर है, थोड़ा सा ठीक है। तभी मैंने बोला था कि ये आई है कि आयोटा है, तो ये आयोटा की फॉर्म में यहाँ पे, ठीक है। हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म फ्रॉम 1 to 9 डिजिट, 3 डिजिट का नंबर बताना है और रेपिटेशन अलाउ ही नहीं है। पहले में 1 to 9 में से कोई भी हो सकता है, नहीं 9 पॉसिबिलिटी है। अगर किसी नंबर को आपने यूज कर लिया दोबारा तो डाल नहीं सकते, तो दूसरे के लिए 8 पॉसिबिलिटीज हैं, फिर तीसरे के लिए 7 पॉसिबिलिटीज, तो निकल जाएगा टोटल यानी 504। ओके, इफ, ये तो पैरेलल वाला कॉम्बिनेशन है, रेशियो वाला क्वेश्चन है ना। आपको पता है रेशियोज बराबर होती हैं, जैसे ये है ना, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, इनकी रेशियोज बराबर रहती है, आपने पढ़ा होगा ये। तो क्या बन जाएगा ये 1.5/3 इज इक्वल टू 1/x, यहाँ से इसको काट दो, दिस विल बी इक्वल टू 1/2, x ऊपर जाएगा, 2 इज द राइट आंसर। भाई इससे आसान क्वेश्चन कहाँ से लेके आए, है ना। ट्राइंगल है, ये तो सीधा दिख रहा है, 7, 24, 25 राइट एंगल ट्राइंगल की ट्रिपलेट्स की फॉर्म में है ये, है ना। पाइथागोरस थ्योरम को ओबे करते हैं। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड देखने में था, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड था नहीं आपके पास। क्या बोलता है देखो, इफ 20% ऑफ ए इज इक्वल टू बी, सिंपल सी बात है ना। अगर 20% है आपके पास ए का, ऐसा बोल रहा है इक्वल टू बी, परसेंट का मतलब है अपॉन 100, यहां से काटो जरा 1/5, ऐसे बनेगा आपके पास, है ना।
जीरो से जीरो चली गई, 1/5 करके आ गया। इसको और भी काट सकते हो आप, नहीं काटना तो रहने दो। या लिखना चाहते हो तो 1/5 है ना, यानी 0.20 बनेगा। तो यानी 0.20 ऑफ ए इज इक्वल टू बी, ये पहले से हमने निकाल लिया। देन b% ऑफ 20 इज इक्वल टू, अब ये पूछ रहा है आपके पास कि b% ये है ऑफ 20, वो किसके बराबर होगा। ठीक है, चाहो तो इसको सॉल्व कर सकते हो आप। b की वैल्यू कितनी है, 0.20 ऑफ ए, है ना, 0.20 ऑफ ए है अपॉन 100 × 20, यही है। इस डेसिमल को यहां से हटाऊंगा ना तो 2 जीरो लगा देगा नीचे अपने आप ही। ठीक है, 2 जीरो आपके पास लग जाएगी। अब इन्हीं इक्वेशंस को क्या करना है आपको, थोड़ा सा सॉल्व करना है। 20 आ गया, एक जीरो से एक जीरो काट दी मैंने, दूसरी जीरो से दूसरी जीरो काट दी, ये 1, यहाँ पे 50, यहाँ पे 1, यहाँ पे आपके पास 25, कुछ ऐसे आ गया ना, 1/25। अगर मैं ऊपर डबल ज़ीरो लगाता हूँ 0.04 बनेगा ये, है ना। 0.04 को कन्वर्ट करता हूँ परसेंटेज में, तो गुणा 100, दिस विल बी इक्वल टू 4% ऑफ ए। तो इसका आंसर सीधा सा आता 4% ऑफ ए। ठीक है, वट इज द सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन, कोई भी एक रैंडम पॉलीगॉन ले लो। और मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी कि हमेशा डायगोनल ड्रॉ करते हैं हम, क्या करते हैं हम, ट्राइंगल बना दो, यानी इसके बीच में जैसे एक ट्राइंगल बन गई, ये दूसरी ट्राइंगल बन गई, कितनी ट्राइंगल बन गई, 1 2 3 4, एक ट्राइंगल का होता है 180 और इंटू 4, तो टोटल 6 साइड थी ना। तो अगर n-2 करता तो 4 आ जाता और इंटू 180। ये तो फॉर्मूला हमने बना के भी आपको बताया था। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, ये तो रेक्टेंगल वाला क्वेश्चन है आपके पास, है ना। पाइथागोरस थ्योरम से हो जाता है इस तरीके से, यानी अगर आपके पास 4 सेंटीमीटर, सॉरी ये 4 है, ये 3 है, तो ये कितना होगा। तो ये तो सीधा बन गया पाइथागोरस से, यानी 16 + 9 इक्वल टू दिस वन, है ना। अंडरूट करते तो 5 आ जाता। जो भी आपके पास मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ए बी का स्क्वायर दिस विल बी इक्वल टू, तो ए बी कितना आ जाता आपके पास, जैसे 25 अंडरूट करते तो 5 आता। ये आसान क्वेश्चन था, कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं। नेक्स्ट है आपके पास फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू आपको यहाँ पे बतानी है। ठीक है, और ये तो बोलता ही आ गया है कि रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूट है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के व्हेन -2 इज द रूट, अगर -2 रूट है यानी उस वैल्यू को पुट करने के ऊपर वो जीरो बनता, यानी 2 - 2 ऐसे बनता, यहाँ पे -2 ये प्लस बन जाता, है ना, और यहाँ पे प्लस के इक्वल टू 0। ठीक है, तो 2 2 4 स्क्वायर आ गया, और 4 2 8, ये बन गया 10 ऑफ प्लस के इक्वल टू 0, दिस विल बी इक्वल टू -10। स्मॉलेस्ट नंबर विच शुड बी मल्टीप्लाइड टू गेट दिस वन, तो ये सिंपल सी बात है कि फैक्टराइज करना होता है, वो निकल जाते हैं। 5 से हो जाएगा पहले, है ना, 5 5 25, 5 आपके पास आ गया, एक चला गया, 2 9, और 5 2 9 आई थिंक 23 × 23 के साथ आ जाता है। तो सिर्फ 5 ही आपके पास जो एक अलग से अकेली वैल्यू बचती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है, जैसे मान लो ये सर्कल है, सर्कल नहीं है ये तो अंडा बन गया, है ना। मान लो ये हमारे पास एक कंप्लीट सर्कल है। ठीक है, अभी सर्कल को थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, तो देखो ये होता है सेगमेंट। कोई भी जैसे स्ट्रेट लाइन आप ड्रॉ कर लो जो दो पोजीशंस के ऊपर टच कर रही है ना। आपको पता है सेगमेंट में नीचे वाला होता है जैसे माइनर एरिया, ऊपर वाला मेजर एरिया। कैसे निकालते थे, इसको ऐसे निकालते थे ना, ट्राइंगल बना के, इस पूरे सेक्टर का एरिया निकालते माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो θ/360 πr², ये एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला है ना। 2πr यानी πr² तो हो गया सर्कल का, πr² सर्कल का, दो गुना थोड़ी होगा उसका, 2πr θ/, ये बेसिकली पैरामीटर का है। तो नन ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर, कोई भी इसमें सही नहीं था। ठीक है, अब अगले देखो, टू बॉडी ऑफ मास m एंड 4m, काइनेटिक एनर्जी इक्वल है, मोमेंटम का बताना है। वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ρ² / 2m होता है, और यहीं से आपके पास ये आ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी जो सेम है ना,
तो रो स्क्वायर इज इक्वल टू 2m बनने वाला है। यानी मगर रो 1 लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं रो 2 का लिख देता हूँ इक्वल टू, ये भी तो 2m ही रहेगा, ये m1 है m2 है। m1 आपके पास m है, देखो 2 से 2 कट गया, ठीक है। स्क्वायर हटाता हूँ तो इस साइड अंडरूट लग जाएगा, ओके। और देखो यहाँ पे m में नीचे 4 ऑफ m है, 2 से 2 चला गया और ये 4 ऑफ m1 बन गया। अब m से m कट गया, 1/4 यानी 1/2 आपके पास आ जाएगा। रो 1/रो 2 की रेशियो 1:2 बन गई, सिंपल सी कहानी। When a body rotate in a plane about the fixed axis, एक फिक्स एक्सिस है आपके पास, ठीक है। एक बॉडी ऐसे रोटेट कर रही है, ठीक है। तो ये आर हो गया, जब वो रोटेट करती है टेंजेंट फोर्सेस होती है, मास इनटू वेलोसिटी एंड रो होता है। आर एम वी ऐसे लिख देते हो ना आप एंगुलर मोमेंटम के साथ। इट्स एंगुलर मोमेंटम इन द डायरेक्शन, एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन होती है एक्सियल वेक्टर के साथ, यानी एक्सिस ऑफ द रोटेशन के साथ, ठीक है। सी इज द करेक्ट आंसर। डायरेक्ट क्वेश्चन है सारे। इफ द रेडियस ऑफ द अर्थ श्रिंक बाई 1%, क्या बोलते हैं आपके पास, अगर अर्थ का जो रेडियस है आपके पास श्रिंक कर जाता है 1%, लेकिन जो उसका मास है उसमें कोई भी चेंज आपके पास नहीं आता है, ठीक है। उसके मास में कोई भी चेंज आपके पास नहीं आता है, देन एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, आपको पता होगा एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है, फोर्स पर यूनिट मास। फोर्स क्या होता है, जी एम एम अपॉन एम, आर स्क्वायर इक्वल टू जी, स्मॉल एम कट जाता है। यानी एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास ऑफ द प्लेनेट और रेडियस ऑफ द प्लेनेट के ऊपर डिपेंड करती है सिर्फ। जी तो कांस्टेंट है, मास भी यहाँ पे कांस्टेंट कर दिया गया है आपके पास, ठीक है। सिर्फ आर वेरी कर रहा है, आर अगर बढ़ेगा तो जी तो कम हो जाएगा, यहाँ पे आर कम हो रहा है तो जी आपके पास इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। सिंपल सी टर्म थी, आप पोलर से भी समझ सकते। वन कोल्ड मॉर्निंग, मेटल सरफेस ज्यादा ठंडा होता है एज कंपेयर टू वुडन, कारण क्या है इसका, क्योंकि वो गुड थर्मल कंडक्टिविटी होती, ठीक है। आसानी से हीट ट्रांसफर हो जाती है ना, लकड़ी में हो नहीं पाती है आपके पास, वो रिस्ट्रिक्ट करता है। तो मेटल का क्या होता है, हाई थर्मल कंडक्टिविटी आपके पास होती है, ठीक है। नेक्स्ट है इफ क्यू यू एंड डब्ल्यू, एक साइक्लिक प्रोसेस है ना। साइक्लिक प्रोसेस में आपको पता है हीट चेंज तो होगी नहीं, हीट चेंज तो आपके पास वहां पे नहीं होगी, यानी Q जो है वो इक्वल टू W ही रहता है वर्क के बराबर, क्योंकि हीट तो उतनी ही है अंदर, है ना। साथ में उसकी इंटरनल एनर्जी भी चेंज नहीं करती है, अगर उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं करती है तो साइक्लिक प्रोसेस बेसिकली देखा जाए तो U इज इक्वल टू 0 इज द करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट तो आपके पास कार्नेट इंजन से रिगार्डिंग था, यानी एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 - T/C/T ऑफ सोर्स एंड सिंक भी लिख सकते हो आप, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं, ठीक है। यानी ईटा इज इक्वल टू 1 - 300/400, ठीक है। कुछ इस तरीके से 400 ऊपर जाएगा, 100/400 बनेगा, 2 जीरो चली गई यानी 0.25, परसेंट में बदलोगे यानी 25%, ठीक है। क्योंकि उसने खा लिया सारी हीट तो आपको बेनिफिट ही नहीं होगा। अभी पेंडुलम वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है मेरे अकॉर्डिंग से, क्योंकि इस क्वेश्चन को वैसे हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, है ना। करना चाहते हैं तो कर देते हैं। देखो क्या बोलते हैं आपके पास, इफ़ द लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज इंक्रीज बाई 2%, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा आपके पास। देखिए फॉर्मूला होता है टी इज इक्वल टू 2 पाई एल अपॉन जी, यानी आप देख रहे हो जो टाइम पीरियड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अंडरूट लेंथ के साथ। तो आप समझ चुके होंगे कि अगर लेंथ आपके पास इंक्रीज करती है तो टाइम पीरियड भी बढ़ जाएगा, है ना। टाइम पीरियड भी आपके पास बढ़ जाएगा। कितना चेंज कर रही है आपके पास लेंथ, यहाँ पे देखो जरा गौर से, आप 2% देख रहे हो। पहले अगर ये L1 थी, ठीक है, तो L2 जो हो चुका है वो 2% ऑफ L1 है। 2% का मतलब है 2/100 ऑफ L1, ठीक है, यही मतलब है ना आपके पास। यानी 2% को अगर यहां से आप काटोगे तो दिस विल बी इक्वल टू 1/50, नहीं काटना चाहते तो एज इट रहने दो। यानी 2% ऑफ L1, न्यू लेंथ कितनी बनी, एक तो ये इंक्रीज कर गया प्लस L1, है ना। तो 1 तो ये आ गया साथ में, तो 1 पॉइंट ऐसे बनेगा ना, 1.02 ऑफ L1,
इतनी आ गई न्यू लेंथ आपके पास जो इंक्रीज कर रही है। अब आप एक थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करोगे, अगर इतना ये कर रहा है तो काफी स्मॉल चेंज इंक्रीज हो रहा है ये, तो टाइम पीरियड बढ़ेगा लेकिन थोड़ा सा बढ़ेगा। तो 2% नहीं बढ़ सकता, वो डिक्रीज वाले ऑप्शन तो पहले ही काट दिए, तो वो सिर्फ 1% आपके पास। बाकी आप निकाल भी सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना। कि आपके पास चेंज कितना आ रहा है, 0.02 चेंज है ना। कितने से आपके पास आ रहा है, डिवाइडेड बाई पहले कितना था आपके पास, इंटू 100। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास बोलता है इफ इक्वेशन ऑफ साउंड वेव। अभी साउंड से रिगार्डिंग आ गया। देखो ये इक्वेशन देखी देखी लग रही है ना, y इज इक्वल टू ए साइन ऑफ के ऑफ एक्स प्लस ओमेगा टी। इस तरीके से दिया गया, आपको जस्ट लैम्डा पूछा गया है। ठीक है, क्या पूछा गया यहाँ पे, लैम्डा पूछा गया है। लैम्डा का फॉर्मूला होता है 2 पाई बाई के इस केस के अंदर। ठीक है, बाकी फॉर्मूले में सब देखो, फॉर्मूला पता है तो वैल्यू अपने आप ही आ जाती सारी, है ना। पाई तो चलो सेम आपके पास रहने वाला, यूज कर लो 3.14। ए क्या है, ये है 62.8। यहाँ से इसको काट सकता हूँ मैं, ये 31.4 बन जाएगा। सेम सेम लग रहे ना देखने में, देखो सिर्फ डेसिमल का फर्क है कितना। यहाँ से इस डेसिमल को हटाओ 0 लगेगी, इसको हटाओ 1 0 लगेगी, यहाँ से 1 चला गया। ये तो 1/10 है, 1/10 का मतलब है 0.1 यूनिट, पे आ जाएगा 0.1। नेक्स्ट आपके पास है इफ अ वॉच विद बाउंड स्प्रिंग इज टेकन ऑन ए मून। अगर वो स्प्रिंग वाली है, ठीक है, यदि स्प्रिंग वाली घड़ी को, तो स्प्रिंग के ऊपर ग्रेविटेशन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो नो चेंज इन टाइम। हम मान के चल रहे हैं कि उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं है, वो मैकेनिकली आपके पास वर्क कर रही है। ठीक है। हाँ, दूसरी होती तो उसके ऊपर फर्क पड़ता, लेकिन इसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। नेक्स्ट आपको वर्क डन निकालना है ना। फॉर्मूले आपके पास होते हैं, जैसे हाफ ऑफ सी वी स्क्वेयर जो कॉमन फार्मूला है, फिर एक और होता है आपके पास हाफ ऑफ क्यू स्क्वेयर अपॉन सी होता है। तो इसमें क्यू वाली वैल्यू लगी क्योंकि चार्ज और कैपेसिटेंस दी गई है। चार्ज है 8 × 10⁻⁻18 का स्क्वेयर अपॉन 100 × 10⁻⁻6। ये तो नीचे तो कितना बन गया आपके पास है सॉल्व करके, 10⁻⁻4 अपॉन में देखो 8 के साथ 64 है ना, दो भी है ना हाफ, और ये 18 36, ये ऊपर जाके 32 बन गया 10⁻⁻32, और यहाँ से काट गया 32। सिंपल सी बात है, ऑप्शन नंबर डी। और ये एक चीज़ नोट करो, इसका आगे वाला जैसे हमने ये फॉर्मूला पढ़ा ना, और यहाँ पे फॉर्मूला पूछ लिया गया है हाफ ऑफ सी वी स्क्वेयर, है ना। बाकी टॉर्क है रो इंटू ई के साथ आ जाता है, ये तो फॉर्मूला है ना, फॉर्मूले में क्या इशू होगा। इन ब्रिंग एन इलेक्ट्रॉन टूवार्ड अनदर इलेक्ट्रॉन। अगर एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन की तरफ बढ़ता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है ड्यू रिपल्शन की वजह से। ठीक है। द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ ए सर्टेन बायर ऑफ आयरन इज आर, लेंथ एंड रेडियस डबल हो चुका है। वी नो दैट आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ये हो चुका है 2 ऑफ एल, बढ़ गया ना। और एरिया कितना होता है, एरिया होता है पाई आर स्क्वेयर, तो पाई यानी रेडियस डबल हो चुका है, यानी पाई इज इक्वल टू 2r का स्क्वायर, यानी 4r बन जाएगा। तो 2l अपॉन पाई, r की जगह 4r का स्क्वायर। ठीक है। ऊपर कितना है, सेम है ना। देखो अब एक चीज नोट करो, अगर मैं यहां से 2 के 1, ये 2 बन गया, ये ऐसे आ गया ना 1/2 एल अपॉन पाई आर का स्क्वायर। ये एल पाई आर का स्क्वायर क्या है, ये तो यही है R1, यानी दिस विल बी इक्वल टू, यानी R2 इज इक्वल टू 1/2 R ऑफ 1, यानी आधा हो जाएगा। रेजिस्टेंस विल हाफ। बाकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डायमेंशंस के इंडिपेंडेंट होती। If an ammeter is used in a place of voltmeter, then we must connect with ammeter। थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया इन्होंने, है ना। बाकी बहुत आसान क्वेश्चन है आपके पास। क्या बोलता है देखिए आपके पास, यदि वोल्ट मीटर के स्थान पर एमीटर का यूज किया जा रहा है, वोल्ट मीटर हटा दिया एमीटर, तो एमीटर से जोड़ा जाएगा। ठीक है। तो हमें एमीटर से, यानी देन वी मस्ट कनेक्ट विद एमीटर इफ एमीटर इज
यूज्ड इन प्लेस ऑफ वोल्ट मीटर। ठीक है, तो आपको ना इसको सीरीज में जोड़ना पड़ेगा, एमीटर सीरीज में लगता है हमेशा। ठीक है, और वेरी हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाए। ठीक है, हाई रेजिस्टेंस के साथ, और उसको आपको सीरीज में लगाना पड़ेगा, क्योंकि आप ना एमीटर को यूज कर रहे हो वोल्ट मीटर की जगह। ठीक है, तब जोड़ रहे हो आप इसको एमीटर। नेक्स्ट है आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेट आर मेड ऑफ सॉफ्ट आयरन। ये तो मैंने बच्चों को पता नहीं कितनी बार करवा दिया था, रिटेंटिविटी कितनी होनी चाहिए, कोरेसिविटी कितनी होनी चाहिए, है ना। बहुत आसान क्वेश्चन थे। देखो ये टॉपिक कट चुके हैं, लेकिन अभी भी एग्जाम में आते हैं। ट्रांसफार्मर को लैमिनेट क्यों करते हैं? ताकि मिनिमाइज हो सके एनर्जी लॉस ड्यू टू एडी करंट की। ठीक है, द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, बहुत रिपीटेबल क्वेश्चन है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पता है ईटा इज इक्वल टू सी बाई वी होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है, स्पीड ऑफ लाइट आपको पता होती है, वी निकालना है। वी इज इक्वल टू, ये होता है 3 × 10⁸ अपॉन, ये है 1.33। तो अब काट के देख लो ना, यहाँ से 10⁸ तो सभी में है, यहाँ से काट के देख लो कितना है ये, 300/133 है। 33×66 यानी 2 पॉइंट समथिंग बनेगा, है ना। इन रिफ्रैक्शन लाइट बेंड होती है जब किसी मीडियम से दूसरे मीडियम जाती है, क्योंकि जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो अलग अलग होती है मीडियम के अंदर। सीवी रमन ने स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था, नोबेल प्राइज उनको आपके पास मिला था। फोटोन की वैल्यू है सी और वी की वैल्यू, वी नो दैट ई इज इक्वल टू एच वी आपके पास होता है, वी इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा आपके पास होता है। पुट करो, E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा हो जाएगा, और लैम्डा ही तो निकालना है, तो एच सी बाई ई आपके पास हो जाएगा, यानी ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इफ द हाफ पीरियड ऑफ रेडियो एक्टिव, देखो हाफ लाइफ पीरियड है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का, है ना। और अगर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की बात की जाए तो ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है वैसे, है ना। हो सकता है रेडियो एक्टिव एक चैप्टर फिजिक्स में भी है वैसे, तो वहां से भी आपके पास इंट्रोड्यूस हो सकता है, लेकिन केमिस्ट्री में ज़्यादा आप पढ़ते हो, पता है आपको फर्स्ट ऑर्डर होता है। टी हाफ तो दिया गया है, टी हाफ की वैल्यू है 25.8 मिनट्स। ठीक है, आप यहाँ पे यूनिट देख सकते हो, टी हाफ के अकॉर्डिंग ये के यूनिट है। वी नो दैट टी हाफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 0.698 अपॉन के ही तो होता है ना। टी हाफ तो दिया गया है, तो के की वैल्यू पूछी गई है 0.698 डिवाइडेड बाई के करके डाल सकता हूँ मैं इसको, है ना। तो इसकी वैल्यू है 225.8। ठीक है, इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। बाकी और फॉर्म में भी होता है log ऑफ 2 करके, वो ही है, यानी सिंपल सी बात इनडायरेक्टली समझना चाहे, बस इसको काटना ही था, है ना। यहाँ से कट जाता, दिस विल बी अराउंड इक्वल टू 3.1 इंटू 10 माइनस, है ना। ये कुछ क्वेश्चंस थे थोड़ा जो उन्होंने घुमा के डाल दिए थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज मॉडरेटर, हैवी वाटर का यूज होता है। एन टाइप सेमीकंडक्टर आपको पता है कैसे बनते हैं, ग्रुप नंबर 13 14 एंड 15। ठीक है, ग्रुप एन जो होता है वो ट्रायावेलेंट होता है, एन पेंटा 15 पेंटावेलेंट होता है। जब इसको इसमें डालते हैं तो आपके पास पी टाइप सेमीकंडक्टर बनते हैं, जब यहाँ पे डालते हैं तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनते हैं। तो नाइट्रोजन फैमिली है, नाना पाटेकर एस बरिया सब बिगड़े, तो सिर्फ फॉस्फोरस ही है इसमें जो एन टाइप बनाएगा, बाकी तो और है। ठीक है, बाकी डायमेंशनल फार्मूले का ये, तो इसमें डी बनेगा, बिकॉज प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स का होता है एम एल टी -2, एरिया का L2, दिस विल बी इक्वल टू M1 L-1 T-2। यही तो फॉलो हो रहा है प्रॉपरली, बाकी कोई भी फॉलो नहीं हो रहे हैं। ठीक है, द पोजिशन एक्स ऑफ ए पार्टिकल वेरीज विद द टाइम। ठीक है, एक्स की वैल्यू तो डिस्टेंस दे दिया गया है ना। वी नो दैट एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो पहले तो इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, टू टाइम एक्स को ना, टू टाइम, तो क्या बनेगा पहले देखो, 2AT माइनस 3BT का स्क्वायर, ये आ गई इसकी वेलोसिटी।
एक्सेलरेशन के लिए फिर से डिफ्रेंशिएट होगा तो 2 ऑफ ए बनेगा माइनस ये बन जाएगा 6 ऑफ बी टी। अब बोलता है द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल विल बी जीरो एट अ टाइम। इस टाइम के ऊपर वो जीरो हो जाएगा, यानी एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा 2 ऑफ ए माइनस 6 ऑफ बी ऑफ टी के ऊपर। 2 ए साइड आ गया माइनस 2 ऑफ ए माइनस 6 ऑफ बी नीचे आ गया इक्वल टू टी। इससे इसको काट दो, बाकी ये 1/3 या ए ऑफ लिख दो सिंपल सा। ठीक है, इस तरीके से। वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है आपके पास? एंगुलर मोमेंटम है। ठीक है, फोर्स दी गई है 5 न्यूटन की, 5 न्यूटन की फोर्स दी गई है। एक्ट ऑन ए बॉडी ऑफ वेट, वेट दिया गया है 9.8। व्हाट इज द एक्सेलरेशन? तो एक्सेलरेशन होता क्या है? फोर्स से आएगा ना, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। आपके पास तो वेट दिया गया है, वेट होता है एम जी के साथ, तो निकल नहीं जाएगा। एम इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन जी। डब्ल्यू की वैल्यू है 9.8, ये भी 9.8 ही है, दिस विल बी इक्वल टू 1 kg। तो वेट तो आ गया 1, तो आपको निकालना है एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू फोर्स अपॉन मास। फोर्स की वैल्यू है 5 न्यूटन, वेट है 1, यहाँ से काटोगे तो 5 मीटर पर सेकेंड है इनवर्स स्क्वायर। ठीक है, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है यानी a डॉट b की वैल्यू 0 है, टू द वेक्टर 4i माइनस 4j प्लस ए के की वैल्यू कितनी होगी? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो प्रोडक्ट करो। 2 i के साथ i यानी 4 टू द 8, 4 3 12 और 8 के साथ यहाँ पे 8 ऑफ a इक्वल टू 0। ठीक है, ये बन गया आपके पास यहाँ पे -4, पर जाके बन जाएगा ये +4 डिवाइडेड बाई 8 ऑफ ए, ऐसे आएगा ना ये इक्वल टू 0। यहाँ से चला गया, ए की वैल्यू आ गई 1/2। भाई इससे आसान क्वेश्चन नहीं आ सकते, है ना। बेसिक क्वेश्चंस थे, जो बोल रहा है टफ थे। हाँ टफ बोल सकते हो, लेकिन इतना टफ थोड़ी था, पेपर तो आसान ही था ना। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये तो केमिस्ट्री के सारे करवाए हुए हैं, सीधा सीधा आपके पास क्वेश्चन है ना। सीधे सीधे इन्होंने क्या किया हुआ है, क्योंकि देखो जैसे मैग्नीज है आपके पास, नीचे वाला क्वेश्चन चलो पहले देख लेते हैं 1 बाय 1 करके ना, तभी आपको ये प्रॉपरली क्लियर होगा। जैसे बात करता है यूनिट, तो फर्स्ट ऑर्डर की बात, फर्स्ट ऑर्डर यानी n इक्वल टू 1। ट्रिक क्या होती है? मोल, लीटर इनवर्स, n-1 और पर सेकेंड। n-1 यानी फर्स्ट ऑर्डर की बात कर रहा है, तो n की वैल्यू 1 होगी। जब n की वैल्यू 1 डालोगे आप यहाँ पे, तो ये तो जीरो नहीं बन जाएगा, n-1 जीरो, किसी की पावर जीरो हो तो 1 होता है ना। तो सिंपल सी बात है कि पर सेकंड इसका आंसर है। भाई ये तो याद भी होता है सभी को, है? ये तो सभी को याद भी आपके पास होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग, आपके पास पूछ रहे कौन सा ऑक्साइड जो है वो एसिडिक होगा, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड एसिडिक, तो आप चेक कर सकते हो इनको, है ना, चेक कर सकते हो कौन सा एसिडिक है, कौन सा आपके पास बेसिक है। और इज एन एसिडिक ऑक्साइड, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के देख लो, ऑक्सीडेशन नंबर से भी आपके पास आ जाएगा। जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर उतना ज़्यादा आपके पास एसिडिक नेचर। तो आप खुद समझ सकते हो कि Mn2O7 का ही ऑक्सीडेशन ज़्यादा आएगा। क्यों? क्योंकि देखो सदु ने 14, 2 से डिवाइड होगा 7, इसमें +7 है, यहाँ पे 4 टू ज़ा 8, 3 से डिवाइड करोगे, है ना। तो दो टाइप की ऑक्सीडेशन आ जाती है इसमें, एक +2 भी आती है और एक +3 भी आती है। इसमें +3 ही होगी, इसमें +2 ही होगी, तो ये सबसे ज़्यादा है ना। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन रेट जो ऑस्मियम में आपके पास शो कर सकता है, अगेन ऑस्मियम की बात कर रहा है, अब कितनी वो शो करेगा। ठीक है, तो जैसे कोई कंपाउंड आपके पास हो गया OSO4, ये थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन था, है ना। इसमें अगर x मानते हैं और इसको 2, तो आप देखते हैं +8 तक चला जाता है, तो ये +8 तक हाईएस्ट आपके पास शो कर सकता है। ठीक है, बाकी ये तो फिर आसान वाले, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, निकल 2 पॉजिटिव है आपके पास, आर्गॉन तक तो सेम हो जाता है आपके पास, 3d8 और 4s2, दो निकालेगा भी तो ये गायब हो जाएंगे, ये बन गया, और तकरीबन दो जगह ही खाली छोड़ेगा, तो दो अनपेड इलेक्ट्रॉन इसमें आपके पास होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, थर्मोडाइनेमिकली द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बन। अगर नॉर्मल क्वेश्चन होता आपके पास तो बहुत आसान चीज़ थी, है ना। नॉर्मल का मतलब है जर्नल पूछा होता कि स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बन, तो हम बोल देते जी ग्रेव जो
सॉरी डायमंड हमारे पास है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म होती है। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चंस था वो था आपके पास कि आपके पास जो है वो थर्मोडाइनेमिकली स्टेबल होनी चाहिए, थर्मोडाइनमिकली हीट के साथ, है ना, हीट के साथ। तो बेसिकली जो कोल होता है उसकी फॉर्म्स आती हैं वो, तो जैसे ग्रेफाइट है तो सारे ही कार्बन की फॉर्म्स हैं, है ना। तो ग्रेफाइट जो होता है वो थर्मोडाइनेमिकली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपके पास रहता है। न्यूट्रल ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, पता है सबको, न्यूट्रल आपके पास रहता है जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, पढ़े थे ना सभी के सभी। परसेंटेज ऑफ लेड जीरो होता है, ये तो चलो पता है सबको, लेड होता ही नहीं पेंसिल के अंदर। नेक्स्ट है हाउ मैनी आयंस। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने प्रोड्यूस होंगे, आप खुद देखो ना, इसकी ऑक्सीडेशन निकालो, इसके ऊपर -1, ठीक है, तो ये जीरो होता है अमोनिया, तो न्यूट्रल लिगेंड है एक्स, तो इसके ऊपर +2 चार्ज आएगा, +2 चार्ज आएगा ना आपके पास। और ये जो है जब टूटेंगे तो 2 ऑफ Cl नेगेटिव में टूटेंगे, एक आयन ये बन जाएगा क्योंकि नॉन आयनाइजेबल होता है, तो एक इसका होता है और दो ये हो गए, तो टोटल 3 आयन्स आपके पास होंगे इसमें। कोई टफ क्वेश्चन था ये आपके पास नहीं था। नेक्स्ट देखो ऑक्सीडेशन के ही क्वेश्चन है सारे। कार्बन है 0 ऑक्सीडेशन नंबर, निकाल के देख लो, डी में बनेगा, क्यों, देखो -1 +2 और एक्स, एक्स 2 2 4 आपके पास, सॉरी +1 होता है ना इसमें, +1, तो ये बन गया +2 और -2, ये कट गया, x इक्वल टू 0। तो सिंपल दिख रहा है कि डी के अंदर ही आपके पास है ना। मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड विच वन मॉलिक्यूल ऑफ H2O कैन फॉर्म। अब मैंने स्ट्रक्चर पता नहीं कितनी बार बनाया था ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, मैंने बताया था हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती कैसे है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड, तो मान लो कोई ऑक्सीजन, यानी यहाँ पे भी आपके पास वाटर मॉलिक्यूल है, यहाँ पे भी आपके पास वाटर मॉलिक्यूल है, यहाँ पे भी आपके पास कोई वाटर मॉलिक्यूल है, और यहाँ पे भी आपके पास कोई वाटर मॉलिक्यूल है। तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड हाइड्रोजन के बीच में होता है। ऑक्सीजन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहाँ पे बना देगा ऊपर, ये बना देगा, दो तो पॉसिबिलिटीज ये हो गई, बनाया था ना स्ट्रक्चर हमने इस तरीके से, दो पॉसिबिलिटीज ये हो गई, बाकी कहीं भी नहीं बना सकता, तो चार बना सकता है आपके पास ये, ठीक है। रॉकेट प्रोपल्शन में आपको पता है लिक्विड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का यूज होता है, ये तो कॉमन है, सी क्वेश्चन द करेक्ट आंसर। पोटाशियम को कैरोसिन के अंदर रखते हैं, है ना। केमिकल फार्मूला प्लास्टर ऑफ पेरिस, CaSO4 हाफ H2O। अब ये तो आसान वाले क्वेश्चन डाल दिए इन्होंने ना, Fe2O3 + 2Al कन्वर्ट हो रहा है, तो बेसिकली डिस्प्लेस हो रही है चीज, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है आपके पास, है ना। शुरू के क्वेश्चन आसान थे, आगे थोड़ा सा इन्होंने कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है। जैसे ये तो चलो आसान ही अभी भी, फिनोफ्थलीन को यूज किया जाता है आपके पास, है ना, कलर चेंज होता है पिंक में, तो बेस के अंदर पिंक होता है, एसिड में कलरलेस होता है। लाइटेस्ट मेटल सोडियम, सॉरी लिथियम है आपके पास, है ना। ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल, लार्ज स्पेस होता है, तो गैस मॉलिक्यूल कौन सी प्रॉपर्टी शो करते हैं, उनमें डिफ्यूजन होती है, वो डिफ्यूज हो जाते हैं, तभी वो होमोजीनियस फॉर्म में रहते हैं। रदरफोर्ड का जो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हुआ था, उसने एटॉमिक न्यूक्लियस के बारे में बताया था, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग रेडियो एक्टिव, प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्रीटियम। यहाँ तक जो क्वेश्चंस है ना 20 यानी 19 क्वेश्चन बहुत आसान है ना, बहुत आसान है। अब आता है ऑर्गेनिक, ये तो डायरेक्ट बताए हुए क्वेश्चन हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अमीन्स हैं, तो उनको कैसे आप डिस्टिंग करते हो, हिजनबर्ग टेस्ट आपके पास होता है ना, उसके थ्रू आसानी से कर लेते हो। हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा डीप था, ठीक है, जो आयरन होता है वो ऑटो रिडक्शन प्रोसेस में नहीं जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एम क्रिसोल, ठीक है, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है आपके पास। देखो आपको पता है स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से आपके पास होता है, फिनोलिक स्ट्रक्चर है ना, ये फिनोल हो गया साथ में, और 3 के ऊपर मिथाइल होता है, 1 2 3 मेटा पोजीशन है ना, ये लिखा हुआ है M3, है ना, एम क्रिसोल। तो ये सीधी सी बात है कि 1 2 3 3 पोजीशन के ऊपर मिथाइल ग्रुप है, तो 3 फिनोल आपके पास हो गया, आसान क्वेश्चन है। एसिटल्डिहाइड और एसीटोन, एसिटल्डी का मतलब एल्डिहाइड और कीटोन, टॉलन टेस्ट होता है एल्डिहाइड और कीटोन के लिए, ठीक है।
इन द नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन H2SO4 एंड कंसनट्रेटेड HNO3, कौन सी स्पीसीज इनिशिएट करती है रिएक्शन को? N2O पॉजिटिव। ये थोड़ा डीप क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 57 डी ब्लॉक्स है, जैसे एक्टेनॉइड है, लेंथेनॉइड है, वो एलिमेंट 57 के होते हैं, ठीक है। लेंथेनॉइड सीरीज बोल देते हैं, वो एफ के अंदर जाती है सीरीज, लेकिन ये डी ब्लॉक का एलिमेंट। अब देखो मैंने कहा भी था कि सॉलिड चैप्टर पढ़ना क्यों ज़रूरी है, कि भाई चैप्टर काट दिया गया है लेकिन क्वेश्चन आ रहा है ना। ZNS फ्रैंकल डिफेक्ट शो करता है, आइडियल सोल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस कौन सी डेविएशन शो करते हैं, तो डेल्टा एच मिक्सिंग इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये नॉट इक्वल टू जीरो होती है नॉन आइडियल के लिए, बाकी और कुछ नहीं होता। ये बीच में 2-3 क्वेश्चन से थोड़ा डीप थे, बाकी सेम है। जैसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मॉलिक्यूलर मास के लिए यूज होती है, ऑस्मोटिक प्रेशर की एप्लीकेशन में हमने पढ़ा था। pH के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, हेनरी कांस्टेंट है ना। तो आपको पता है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर जो सॉल्युबिलिटी वो डिक्रीज करती है, जब सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी यानी इसकी वैल्यू बढ़ती है फिर, ठीक है। तो इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। और लास्ट वाला तो फिर जीके की तरह क्वेश्चन आ गया, जैसे जीके होता है द प्रेशर ऑफ H2 रिक्वायर्ड टू मेक पोटेंशियल ऑफ H2 इलेक्ट्रोड जीरो, यानी जो H2 इलेक्ट्रोड होती है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जीरो हो जाता है ना 298 के ऊपर, तो बहुत कम प्रेशर होता है, तो 10⁻⁻14 ATM इतना कम प्रेशर आपको वहाँ पे रखने पड़ता है। और काफ़ी इजी पेपर था आपके पास, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस को अगर आप स्किप कर दोगे ना, है ना, तो पेपर में 100+ मार्क्स लाना बहुत बड़ी बात नहीं थी। हाँ, नंबर उसी के बनने थे जिसने डिटेल स्टडी की होगी, जिसने डिटेल स्टडी नहीं की होगी उसके लिए नहीं बनने वाले थे, उसके लिए टफ था। लेकिन जिसने डिटेल में पढ़ा था उसके लिए भाई ये पेपर कुछ भी नहीं था, ये बहुत आसान पेपर था, है ना। तो आई होप आपका अच्छा रिजल्ट रहा होगा। जितना हमने करवाया था हमारी तरफ से पूरा पेपर उसी पैटर्न में आपके पास आया था। जिन बच्चों ने रेगुलर हमसे स्टडी किया उनको पता है कि सर ने जो चीज़ें करवाई थी वो ही था, ठीक है। तो हेनरी कांस्टेंट हमने करवाया। चलो रियलिटी बताते हैं, जैसे लास्ट क्वेश्चन है ये डायरेक्ट था, आज तक ऐसा क्वेश्चन नहीं है, तो नहीं करवाया गया था। एक क्वेश्चन हो गया जो नहीं करवाया गया था आपको, है ना। ये बाकी जितनी भी चीज़ें हैं ये सारा का सारा पेपर करवाया गया है। ये केमिस्ट्री वाले जितने भी क्वेश्चन हैं ना सारे, हर एक क्वेश्चन हमने किया हुआ है। अभी मैं बोलता हूँ एप्लीकेशन, यानी 29 क्वेश्चन तो करवाए हुए हैं, 2-3 चलो गलत भी करोगे, 25 नंबर तो कहीं नहीं जाते भाई इसमें से, है ना। फिजिक्स की बात करो, फिजिक्स तो पूरी करवाई हुई है, इसमें एक भी क्वेश्चन आप ऐसा नहीं बोल सकते कि जो क्वेश्चन आपको नहीं करवाया गया था। हर एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे करवाया गया है, ठीक है। हर एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे करवाया गया है, 30 में से 30। फिर मैं यही चल लेके चलता हूँ कि चलो आपके 25 नंबर बन ही जाएंगे, बाकी 30 आउट ऑफ 30 हर एक क्वेश्चन करवाया गया था। मैथ्स तो पूरा ही है, मैथ्स तो आप 30 में से 30 भी ले सकते हो, है ना। चलो हो जाता है, जैसे टिक का बात होती है ना, इधर उधर टिक लग गया तो गलती हो जाती है कभी कभार, है ना। तो मान लेते हैं कि चलो 3-4 क्वेश्चन में आपके टिक इधर उधर हो गए, क्वेश्चन मिस्टेक भी हो जाती है, 25 उसमें मान लेते हैं, तो 75 नंबर तो आपके ऐसे ही हो गए। 100 नंबर तो आपके अपनी सेक्शन में ही हो जाते, है ना। बाकी 20 इसके मान लो तो भी 120 नंबर बनते। अब 120 में से 30 चलो और गलती मान लो कि थोड़ी बहुत गलती हो गई, याद नहीं रहा, फिर भी कम से कम आपके क्वेश्चन कितने, 100 नंबर तो बन ही जाने चाहिए आराम से, है ना। बाकी हो जाती है, जैसे चलो अब हम तो रेगुलर पढ़ाते भी हैं, है ना, तो हमारा जो मेंटल सेटअप है वो अलग होता है, बच्चों का थोड़ा सा मेंटल सेटअप अलग होता है, क्योंकि वो उसी तरीके से पढ़ रहे हैं 6 महीने से, हमें तो चलो 5-6 साल हो चुके हैं पढ़ाते हुए, तो सेम चीज़ें हम पढ़ाते हैं तो हमारे लिए इतना टफ वो नहीं लगता है, सेम सेम चीज़ें हमारे पास लगती, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं, धीरे धीरे ये सारी चीज़ें जो है आपके लिए भी सेम हो जाएगी, है ना। तो मिलते हैं आपके पास नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस।